तो कौशिक सर क्या कहते थे, मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी जी, कौशिक सर क्या कहते थे, सुनो मेरी बात। कौशिक सर, कपूर सर की और कौशिक सर की भी बिगड़ी रहती थी यार वो। क्या बताऊं मैं आपको, वो कौशिक सर बोलते नहीं थे कुछ। उनके सामने पकड़ के ले जाए, बोला इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। बोला यार ये अलग अलग केस पकड़ के ले आता है मेरे पास। अब मैं कौशिक सर सोचते ये यार मेरा भी यार मेरे से उल्टा सुनवा देगा, मैं इसको बोल दूंगा, ये गलत हो जाएगा काम। कौशिक सर क्या बोलते, क्या हुआ? मैंने कहा वो ड्रेस नहीं बनी हुई है, ऐसे ऐसे दिखते थे। बोला ठीक है अब जाओ यार तुम, ठीक है कर दो, वही यही बोलते थे। ना उनका डांटना, ना पीटना, ना किसी को कुछ बोलना। बोलते नहीं थे बस वो तीर मारते थे सीधा। क्यों, पढ़े लिखे थे यार, बड़े मतलब माइंडेड थे। अम्बेस्टर में भी बहुत पढ़े लिखे, एक ही यही मैनेजर देखे मैंने जो पढ़े लिखे थे, वहाँ तो और तो कोई दिखाई दिया नहीं। तो उसके बाद एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे आ गए। फिर कलयुग से आया है द्वापर, द्वापर था। फिर आया सतयुग। सतयुग सुनो, श्याम बाबा का भी यहीं यहाँ भी ऐसे कर रखा था। फिर वो आ गए संजय यादव जी, भटनागर टाइम में थे, भटनागर तो पहले थे। फिर संजय यादव आ गए। अब संजय यादव जी गेट पे खड़े हुए, ऐसा लगा रखा कान में, बड़ा लंबा चौड़ा 6 फुट के आदमी। वो वाली हालत थी नहीं। अब हम जाए, हमें सर नमस्कार, यहाँ क्या कर रहे? अरे मैं इधर आया, मैं ऑपरेशन मैनेजर। मैंने कहा अरे सर ऑपरेशन मैनेजर आ गए। अच्छा, हम अंदाजा लगाते थे 1 महीने पहले ही कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले, वो आएंगे, ऑपरेशन मैनेजर बनेंगे, पहले पता लग जाता था यार। तो बड़ी खुशी हुई यार। ये यादव सर, एक यादव सर की भी बहुत अच्छे इंसान है यार। बड़ा साथ दिया इन्होंने यार, ज़िंदगी में बहुत छुट्टियां दी इन्होंने, ज़िंदगी में कभी किसी का शोषण नहीं किया यार। अपनी लाइफ में इन्होंने, अपनी लाइफ के अंदर कभी किसी से पलट के नहीं बोले। इतनी बड़ी पावर होने के बाद भी अम्बेस्टर में क्या इतने कि हमसे पुराने सोचो, हम लोग कितना कितना इनके आगे बोल जाते थे, ये तो कुछ भी ना बोले करते, तो क्या करते यार तू जा यार, हो गया काम। काम सिखाते थे, क्योंकि ये भगवान के प्रति आदमी थे, इनका दिल साफ था। कह रहे थे दिल साफ था, ये तिकड़मबाजी ना समझा करते, इसको इधर रगड़ो, इसको इधर। इनको किसी ने परेशान कर दिया तो पढ़े लिखे थे, रगड़ भी दिया करते। जैसे भटनागर ने इनको नाइट में डाला, फिर भटनागर ने इनको नाइट में डाला, इन्होंने फिर भटनागर को नाइट में डाला। क्यों? जब त्रिवेदी जी आ चुके थे। आपको बता दूं, जब भटनागर जी थे तभी ऑपरेशन मैनेजर बने संजय यादव जी, तब त्रिवेदी जी नहीं आए थे। तो भटनागर का कहर ना बहुत खतरनाक था उस टाइम में, कलयुग और द्वापर एक साथ चल रहा था। अब क्या हुआ कि संजय यादव देख रहा है यार ये आदमी क्या है, 2 फुट का आदमी है, 3 फुट का, ऐसा तो पूरा उठा रखा है मैंने पूरा संसार ऊपर से। समझना बात को। संजय यादव बोल रहा है यार ये आदमी क्या है, ये मैंने अपनी 20 साल की लाइफ में नहीं देखा है ऐसा आदमी जो गाली दे के बात करता है वर्कर से, और इसके पैर छूते हैं लोग। इसके तो पैरों में पड़े रहते हैं बड़े बड़े आदमी, जितने बड़े बड़े आदमी हैं। नहीं यार, वो वहां बैठा रहता। वो तो मस्त आदमी था, उधर बैठा था, वो साइड में देखता। वो जैसे बंदे अंदर जाते, अरविंद सर थे सबसे पहले लंबा लेटते थे जाके। एक मैनेजर सुपरडेटिव अफसर है, यस सर, ये दब 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 मारा उठे। संजय यादव साहब बोले यार ये कौन सी कैटरिंग है जो जिसमें पैर छुआ जाता है। उनको गुस्सा आता था कोई पैर छूता था तो, और उसको वो रगड़ते थे, क्योंकि ये भटनागर उसके बंदों को, वो फिर वो कहते थे जरा बेटा तेरी ड्यूटी लगा दी नाइट में, नाइट में रही हो तू, तू डे में रही हो, पैर बहुत छूता है, तू नाइट में रही हो, कोई दर्शन ना हो तेरे को यहाँ पे भगवानों की। तो वो ऐसे करते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इनमें हो गया तो एक दिन ऐसे ही बैठे रहे, राजन साहब और भटनागर जी ने गेम खेल दिया संजय यादव जी के साथ में, क्योंकि मुझे सारी कहानी पता होती थी। संजय यादव जी से मेरी बात होती थी यार, मेरे 25 साल पुराने वो बॉस है हमारे। तो वही बोलते थे मैंने कहा ये बोले इनका सीन बता क्या है, मैंने कहा ये सीन है चंगू मंगू की जोड़ी है। बोला चंगू मंगू की जोड़ी? मैंने कहा हाँ, खतरनाक जोड़ी है ये। एक कुछ नहीं बोलता, वो राजन साहब क्या बता दो, राजन साहब ऑपरेशन मैनेजर बने थे, क्या कर रहे थे अंदर पता है आपको? कैबिन के अंदर भाई साहब कैबिन में घुसने नहीं देते थे, ताला लगा देते थे, कड़ा कोई अंदर बंदा ना जाए। क्यों? एक दिन क्या हुआ कि मैं उधर से कैबिन खुला हुआ है, मैं गया अंदर, मैंने देखा बड़े बिजी आदमी यार, कंप्यूटर से बहुत तगड़ा, पूरे दिन कंप्यूटर में रगड़ रहे हैं, पूरे दिन कंप्यूटर में। मैंने कहा यार ये आदमी तो बोलता कुछ नहीं है। गया वहां देखा कंप्यूटर में भाई साहब ये वो गेम खेल रहे थे, 7 से 8 घंटे डेली इनका यही काम था, गेम डराधन डराधन धन धनाधन, गेम ही गेम। नहीं यार, गाने सुनना और गेम खेलना, तो ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी यार, ये बताइए आप मुझे, पहले तो कमेंट में डालना। ये वहाँ लंका में आग लगा दिया, यहाँ कंप्यूटर में। कहा यार ये क्या सीन है यार, ये कंप्यूटर के आगे गेम खेल रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं रफीदार किशोरदार, ये सुन गया तभी बंदा खुश रहता है, ये इसका मतलब। और भटनागर के आग लगा रखी थी इसने, भटनागर को चेला बना रखा था, जाओ दुबे जी को रगड़ो, जाओ देव सिंह को रगड़ो, जाओ, तो वो वही काटने जाते थे वो करके। ये तो कभी बुरा बना ही नहीं, ये तो होता था भाई रगड़ दे उसको, रोस्ट यही बनाता था। अब भटनागर फंस जाता था इसमें। फिर भैया हुआ है कि उसकी सीट पे उसने भटनागर बैठा दिया अपनी सीट पे, बोला तू ऑपरेशन मैनेजर है। बोला अच्छा। भटनागर जी ऑपरेशन मैनेजर बन गए फिर। अब अब आया पहले कलयुग आया था, सतयुग द्वापर, अब भाई साहब इतना खतरनाक आया त्रिवेदी वाला रोल।
त्रिवेदी वाला आ गया, जो अभी आया भी नहीं, कल के अवतार आ गया। उस टाइम में कल के अवतार जी आ चुके थे। त्रिवेदी साहब के आते ही, त्रिवेदी साहब तो इतने एक्सपीरियंस वाले आदमी थे, वो थे यार असली ऑपरेशन मैनेजर, जनरल मैनेजर। उसके सामने आते ही सारे तितर बितर हो गए। भटनागर जी उनके सामने ओबराय में अटेंडेंट थे, यहाँ ये कुर्सी बैठे हुए थे दोनों, ये वहां चले गए थे। वो आया, वो देखा यार ये क्या है, वो तो इंग्लिश बोलता था खतरनाक वाली, ए व्हाट। भाई साहब ये दोनों नहीं बैठे। अब वो त्रिवेदी साहब आए ना, जब से सारी मैनेजमेंट है पीछे पड़ गए। वो कोई भी उनके कैबिन में नहीं बैठता था, कैबिन का बाहर के कैबिन में नहीं बैठता था। उनके शीशे टूट जाते, चिल्लाते थे जब उनके अंदर जो वो थी, क्या नाम है, उनके अंदर वो शक्ति थी, बीपी हाई, चाय फेंक फेंक मारे गए, ये ले बोला। मगर यार ये कौन सा तरीका है, अच्छा मगर ये तो और खतरनाक आ गया, तो प्रमोशन भी ना दे यार, ये तो अब तो काम हो गया, गड़बड़ रही है, तो एक से एक आते जा रहे हैं। और नारायण साहब ने बोला कि तुम्हारी तो प्रमोशन हो जाएगी जिंदगी में, तुम्हें हम इतना बढ़ा देंगे आगे, तुम्हें सैलरी बढ़ जाएगी। यार एक से एक ये खूंखार आदमी आ रहे हैं, तो मैंने क्या करूँगा, नौकरी चली जाएगी लग रहा है। अब क्या करेगा बाबा। अब सीन ये हो गया, सीन खतरनाक हो गया त्रिवेदी जी के टाइम में। अटेंडेंट को तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, पहले जय मैनेजमेंट को, ड्यूटी अफसर इधर बढ़ रहे, भटनागर तो मुंह करता था ऐसे ऐसे। क्यों भटनागर को अटेंडेंट रूम में बोला, ये फ्लाइट पर है, तू इधर रहे, इधर भगाया उधर भगाया, इधर भगाया उधर भगाया। उसके साथ में जुड़ गया संजय यादव, क्योंकि उसने देखा त्रिवेदी ने कि संजय यादव 6 फुट का आदमी है, पर्सनैलिटी में लंबा चौड़ा है, गोरा है, इसके कान में भी वो रहती है, ब्लूटूथ रहता है, और ये बंदा भी बहुत जेनुअन है, इंग्लिश भी अच्छी है इसकी, बहुत तगड़ी है। उसको अपने साथ रख लिया उन्होंने। बोला बोला ये नाइट में क्या कर रहे हो, क्योंकि भटनागर उनको नाइट में डाल रखा था उस टाइम। फिर उन्होंने दिन में लाए त्रिवेदी जी, फिर भटनागर जी को 3 दिन की नाइट दे दी थी। सुन ले मेरी बात, त्रिवेदी जी ने नाइट लगा दी थी इनकी 4-5 दिन। तो 3 दिन वो नाइट में रह करते, पपीता खाते थे। तो राज भाई साहब के साथ में फंसे वो सारे, राज भी राज ने तो नाइट ही करी अपनी जिंदगी। मेरा 12 बजे ड्यूटी, वो वहाँ पपीते खाया करते और वहाँ पपीते चल जाया करते थे। दया पपीता एक बंदा लगा रखा था, ला बेटा पपीता रह जाओ। सर भी कहेंगे कि यार लाल होती, इसीलिए तो लाल थे वो। काम तो अपने आप कर रहे हैं, क्योंकि अटेंडेंट ऐसे होते थे खतरनाक, जो अपने आप काम करके अपने घर जाते थे, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी किसी मैनेजर को। इतने पढ़े, इतने मेहनती आदमी थे, एक्सपीरियंस था सबको यार। इतना ड्यूटी अफसर को एक्सपीरियंस नहीं होता जितना लोडर को होता था वहाँ। तो चलान चुलान भर के सब रेडी कर देगा था, गाड़ी लोड कर ही चले गया मैंने। तो आप समझना इस बात को। ये इस पे जो फिल्म बनेगी ना, मैं बताऊंगा, इस पे ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं। अगर श्याम बाबा ने पैसा दे दिया ना, तो ये मुझे पता है कि ये फिल्म फ्लॉप होने वाली नहीं है, ये 200-300 करोड़ रुपये छापेगी। तो श्याम बाबा, मैंने बोला है बाबा ये कुछ पैसे वैसे, बोला कहेंगे यार कंपनी तो दे रखी, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कर्जे में जा रहा हूँ कि कोई नहीं। मैंने कहा बाबा से बात बोल देता हूँ, फोटो के सामने खड़े हो गए। मैंने कहा बाबा ये फिल्म लगवा दो किसी दिन मेरी, जो हिस्ट्री बता रहा हूँ बंदों को, कहीं की हिस्ट्री नहीं है, ये मैनेजमेंट सिस्टम है ये। तो सुनो मेरी बात, आज तुम लोगों को मजा आएगा। आज वो वाली बात नहीं है, क्योंकि इंसान जो होता है ना, देख अपने दिल का साफ होना चाहिए इंसान। जो हमारी जो पीछे की जो ट्रेजेडी होती है, लेकिन दम भी रहना चाहिए। आप किसी के बारे में बोल रहे हो और वो फिर वो देख रहा है, लेकिन सच्चाई है। अब सच्चाई तो बाबा बोलेंगे यार, बाबा भी कहते हैं सच्चाई बोला करना, रगड़ दूंगा तेरे को। मैंने ठीक है जी, जो सच्चाई किसको छुपाओगे आप, अपनी आत्मा से छुपाओगे क्या? नहीं, आत्मा से हमारी बातें नहीं छुप सकती। ये दुनिया के सामने आनी चाहिए कि कैटरिंग फ्लाइट सर्विस में क्या होता है, कितनी मेहनत होती है उसके अंदर। एक फ्लाइट सर्विस में एक ट्रॉली का धक्का मारने में भी कितनी मेहनत होती है। 12-15 ट्रॉलियाँ होती हैं, भूल जाते हैं लोग, वहाँ लेटर मिलते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, डिले आती हैं, करोड़ों रुपए का चार्ज लग जाता है, मैनेजर गायब हो जाता है, जीएम भी ट्रांसफर हो जाते हैं, एमडी भी ट्रांसफर हो जाते हैं। इतनी खतरनाक है, टाइमिंग की सेटिंग है वहाँ पे। 3-4 मिनट का एयर फेयर है, वहाँ टाइमिंग है। ये पता होना चाहिए कि लाइन क्या है, खतरनाक लाइन है। जिसको ज्ञान है वो ही कर सकता है वहाँ काम, बाकी सारा ज्ञान आदमी वहाँ हेल्पर भी नहीं कर सकता। ये पता होना चाहिए इनको कैटरिंग लाइन के अंदर। जो दुनिया कहते हैं ना फ्लाइट सर्विस में जाएंगे, भाई भूल के मत चले जाना, खाली खाना खाना मिलता है वहाँ, और कुछ सेटलमेंट इतनी बड़ी कहने को कंपनी होती है, लेकिन सैलरी ऐसे ही है। ओबराय की तो 1.5 लाख पहुंच गई अटेंडेंट की। ओबराय फ्लाइट सर्विस 1.5 लाख अटेंडेंट की दे रही है, और यहाँ दे रहे हैं 5500 रुपये। वही काम वो कर रहा है, लुफ्तांसा लगा रहा है, और वही काम वो कर रहा है, वो भी लुफ्तांसा लगा रहा है। तो अब सोचिए फ़र्क कितना है। ताज में भी अच्छी सैलरी है, यही चीज़ है। तो इसलिए कहता हूँ कि लोकल कंपनियों में नहीं जाने का, फ्लाइट सर्विस में। सिक्योरिटी गार्ड की भले नौकरी कर लो 20-22 हज़ार, जब छोड़ना जब छोड़ दो, गांव से आओ तो पकड़ लो और अपने बच्चे पालते रहो। ना कोई टेंशन है, ना भटका, ना भटनागर, ना त्रिवेदी है, ना कोई ना कुछ है। यहाँ खाली श्याम बाबा बैठे हैं, भगवान के जगह का श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा, वही नौकरी। तो ये चीज़ है,
इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों की यार, कैटरिंग लाइन यार बेकार लाइन है, क्योंकि जिसने हमें ज़िंदगी में धोखा दिया है साहब, ये काम क्या सीखा, कहाँ काम आया कैटरिंग, मुझे बताइए ना। बच्चे भूखे मर जाते भाई साहब, जो पोस्ट हमने हायर कर रखी थी, इसलिए बता रहा हूँ दुनिया को। दुनिया को मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको, कि फ्लाइट सर्विस कैटरिंग वीआईपी कल्चर है वहाँ पे, लेकिन वीआईपी कल्चर से सैलरी नहीं है। वहाँ राजनीति है, बहुत तगड़ी राजनीति हर कंपनी में होती है, लेकिन वहाँ तो 100% ज़्यादा है। यूनियनें बन जाती हैं, यूनियनें पैसा खाती हैं, और जिसको बोलती भेड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल में नौकरी खो बैठते हैं। जो गार्ड पाँच जितने भी बंदे हैं हमारे छोटे, समझ पाते नहीं क्या हो रहा है, दे गाली, ये भी चीज़ है। और राजनीति में नौकरी भी चली जाती है, वर्कर की भी चली जाती है, मैनेजमेंट भी जाती है। बताओ क्या करेगा आदमी, मालिक कंपनी बंद कर देता है उठा के, उल्टे काम करेंगे तो कोई समझाने वाला भी नहीं है कि बेटा ऐसा मत करो, तो उठाने वाले हैं, करो बेटा बंद करो, ऐसा करो तो ऐसा होगा, पैसा आएगा। बेम में से बीजेपी सारे चोड़े हो जाते हैं, जबकि भाग जाते हैं पीछे। तो ये काम ना करें कोई भी भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो कैटरिंग लाइन है ना, कैटरिंग लाइन सर्विस जो है, नाम इसका वीआईपी है। सलमान खान के साथ फोटो खिंचवा देगी आपकी। आपकी सैलरी अगर 4500 रुपये है ना, तो आप 45,000 करोड़ के आदमी के साथ फोटो खींच सकते हो। ये तो फायदा ये है, सुन लो मेरी बात। दूसरा फायदा ये है इसमें, कि इसमें एयरपोर्ट चले जाओ, सोते रहो, 2 फ्लाइट मारा, सो गए एसी के अंदर जाके वहाँ। मतलब यहाँ पे शरीर को खराब करना है, सोने के बाद तो वो क्या, वो बुढ़ापे में जाएगा ऊपर। आज तो टाइम पास कर रहा है सो के। तब मुझे लगा कि हमने वो चीज़ किया, तो मुझे लगा कि यार बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करे दुनिया, कि हर कोई नहीं होता कि स्ट्रगल करके या बाबा का आशीर्वाद लेके कंपनी बनाएगा या उसमें स्ट्रगल करेगा। क्योंकि भाई अच्छे अच्छे बर्बाद हो जाते हैं नौकरी छूटने के बाद। क्योंकि फ्लाइट कैटरिंग में कोई एक्सपीरियंस का काम है ही नहीं, खाली किचन के अलावा। एक ड्राइवर और एक किचन, वो तो कामयाब है, उन्होंने नौकरी छोड़ी और ड्राइवरी पकड़ ली। किचन वालों ने नौकरी छोड़ी, किसी भी होटल में चले गए, वहाँ प्याज काटने लग गए। अभी महाराज देवी जी हैं, ये ऑलराउंडर आदमी थे देवी जी, राम कुमार जी, राम कुमार जी सही बोल रहा हूँ, देवी जी ऑलराउंडर आदमी थे। हमें क्या पता था ये शेफ बनेगा यार बंदा, या तुम्हें क्या पता था कि ये मालिक बनेगा। ये सब श्याम बाबा की कृपा थी। ये तो खेल गए, क्योंकि गढ़वाल से थे। गढ़वाली भाई जो होते हैं खाना बनाने में बड़े उस्ताद होते हैं वो। उनकी हमारी जो पहाड़ की जो बहन बेटियां हैं, जो ये गढ़वाली भाई हैं, ये हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं, हर चीज़ में। अब पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, होटलों में हर जगह इन्हीं का स्टाफ होता है, सब कुछ आता है इनको यार। ये अपने बच्चे पाल ले जाएंगे राम कुमार जी। अब मैं और आप फंस गए, राम कुमार भी फंस गया और मैं भी फंस गया। क्यों? हमने धक्का मारना सीखा। धक्का मारा जब उस पर, तो धक्का मारने के अलावा कौन सी कंपनी धक्का मरवाएगी यार, वो तो काम करवाएगी। और उस लेवल पर हम काम नहीं करवाएंगे, तो काम चोर हो गए थे, शरीर से काम नहीं कर रहे थे, धक्का ही तो मार रहे थे। वो कहीं काम नहीं आया भाई साहब, आज बता रहा हूँ। ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है, कहीं भी नौकरी कामयाब नहीं होती। ये मैं हिंदुस्तान जनता को बता देना चाहता हूँ, कि 20 साल जिस बंदे ने बिताई है जिंदगी, उस लाइन में कभी ना जाना। सेटलमेंट में सालों साल लगते हैं, जब वहाँ यूनियन बना हो तो जाके जाता है, नौकरी चली जाती है वहाँ। तो कैजुअल नौकरी से बड़े तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है यार। 20-22 हज़ार, अभी देखो 20 बंदे 30 बंदे देने, लेकिन कोई है ही नहीं तैयार। वहाँ 18 भी नहीं मिलती थी, 15 भी नहीं मिलती थी। कितना दे देगा? 24 दे देगा। मैं 4,000 कम दे रहा हूँ, 20 दे रहा हूँ, फ्री की नौकरी दे रहा हूँ, खाली वहाँ टांग फैला के सो आराम से जाके। उन नौकरी में अंतर है, वहाँ भटनागर नहीं मिलेगा आपको। तो ये चीज़ है। तो महाराज त्रिवेदी जी आए, ठीक है, त्रिवेदी जी आ गए। राम कुमार जी, अब ये आप आ चुके हैं इस पे वीडियो पे, तो मैं आपको एक बात बता दूं। आपको याद है मैं और आप एक फ्लाइट कर रहे थे, मुझे 10 दिन से याद है ये बात। पता नहीं क्यों, कि वो श्याम बाबा ने क्या लगा, वो वही बात याद दिला रहे, राम कुमार वाली याद आ रही मेरे को बहुत ज़्यादा। क्यों? प्रकट भी हो गया तू भाई, सामने राम कुमार जी आ गए हैं। आई कैसा है परिवार? ठीक है, गुड गुड गुड। तो मेरी बात सुनना, राम कुमार जी और मैं फ्लाइट कर रहे थे एयर इंडिया की, याद होगा इनको, जब वो क्रू ने उतार दिया था हम लोगों को, याद है? ये याद आया कि नहीं आया? वो कौन सी खतरनाक क्रू थी जो पीछे थी, बहुत बुढ़िया थी वो, जो राम कुमार की, जो वो ये पकड़ लिया था गुरबान में, जब राम कुमार बोला, अरे मैडम 1 मिनट, वो कैटरिंग वाला आया था, मुँह छोल, छोटा सा नहीं, चौधरी चौधरी करके, वो कोई चौधरी साहब हैं जो, उसको भी रगड़ दिया भाई साहब। ये दे रहे थे, वो पता नहीं क्या बात हुई थी, मेरे तो समझ में नहीं आया यार। ये राम कुमार जी से पूछूंगा मैं, मेरे तो समझ में नहीं आया। मैं तो धक्के मार के नीचे उतर गया फ्लाइट को। अब राम कुमार जी वो हैंडल कर रहे थे, पता नहीं वो भी अटेंडेंट की ड्रेस, इनको तो कई महीने अटेंडेंट की ड्रेस थी नहीं, सुपरवाइजर ट्रेनिंग चल रही थी इनकी, तो चढ़ा दिया यार। ये तो यार एमपी के बंदे हैं, खतरनाक बंदे हैं, खेल गए वहाँ तो। ये सीपी पालिया ग्रुप था, ये सीपी पालिया ग्रुप, मनोज दुबे, सीपी पालिया ग्रुप। तो सीख गए, तो उड़ेगी। मैं तो नीचे उतर आया, इतने में राम कुमार बता रहा, वो क्रू पकड़ के ला रही राम कुमार को नीचे से। फिर राम कुमार ने कैटरिंग फोन किया, वह प्रॉब्लम क्या होगी थी मेरी समझ में नहीं आई। कैटरिंग वाले मोटे को तो बोली कि तू जब पीछे मत आ जाना।
बोली उसको तो उतारा उतारा है, उसको बेचारे को उतारा है, प्राइवेट सेक्टर है, तू मेरे साथ है, गवर्नमेंट है तू, आ मत जाना यहाँ, चलान तो लेके मत ये नीचे उतर जा तू, अब चला जा, बाद में पूछिए, मेरा दिमाग इतनी खतरनाक करू यार। याद है राम कुमार जी, वो मैंने ऐसे भी हादसे होते हैं बताओ, अपनी इज्जत चली जाती है फ्लैटों पे यार, समझना बात को। लेकिन ये क्या है, ये फिल्म है बहुत बड़ी, ये फिल्म नहीं है, इस दुनिया से नहीं निकल के आती है, हर घर से निकल के आती है, ये किसी के अंदर से निकलती है, तब ये करोड़ों कमाती है फिल्में। सारे सारे मैं कहता रहा हूँ, सारे रोल थे इसके अंदर राम कुमार जी, सबके रोल थे, रोल भी इतिहास रखने के लिए होते हैं यार। अब चलो इनका तो खेल खत्म, कितना तो यार किस किसने किसको किसको उतारा, यादव, याद है यादव जी को तो हाईलाइट कर दिया था गुरु ने, आपको याद है कि बोला ये यादव जी एयरपोर्ट पर दिखना नहीं चाहिए, वो यादव बेस पे रहा करता जब खाने भरे, उसने जो लफड़ा गया था 10-20 बार ओवन छोड़ दिया करता, इधर की जगह ऑमलेट लगा दी, ऑमलेट की जगह वो लंच लगा दिया, वो भाग जाया करता यार, और हमारे नाम से मेल आती थी, पूरा हैंडओवर दिया इसको, हाँ हैंडओवर हमसे दिला दिया करता, मेरा नाम कुरु कहती, नाम क्या है आपका, मैं टिकट नंबर 105, आजा भाई त्रिवेदी साहब में क्या है ये तू, उसको तो कहते तू जान दे। तो ऐसे ऐसे यार हादसे हुए, मैं क्या बताऊँ, वो टेंशन में रहता था आदमी यार कि ऐसा ना हो त्रिवेदी जी ये बुलाने में, वो चिल्लाता था यार, मैं ये सोचता था इसको हार्ट अटैक ना हो जाए कहीं यहाँ पे। आज भी त्रिवेदी जी अगर मेरे वीडियो पे देख रहे हो तो प्लीज़ यार अपने बच्चों के लिए जियो यार, अच्छे इंसान हो आप, इंसान अच्छे हो, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आपने इलाज नहीं करवाया, क्योंकि आपके अंदर ना बीपी था, मैंने कहा था कि इनकी बीपी नहीं लो करो, क्यों तुम्हें हर बात में गुस्सा आता था, या तुम ज़्यादा पढ़े लिखे थे, पता नहीं तुम बड़ी बरिष्ठ टाइप के थे, कम से कम यार चिल्लाने का मतलब है, अपनी नस को तो क्यों फाड़ रहे हो, शीशा टूट जाता था जब तुम चिल्लाते थे, और लेकिन हाँ अटेंडेंट को ऊपर नहीं चिल्लाते थे वो मैनेजमेंट को अटेंडेंट समझते थे। इस एक बार सलाम करता हूँ इस बात त्रिवेदी सर को, त्रिवेदी सर राम कुमार जी जितनी मैनेजमेंट थी ना, डीओपीओ जितने भी थे हमारे ड्यूटी अफसर थे, इनके पीछे पड़ गई थी त्रिवेदी त्रिवेदी की टीम, हमसे तो बोल ही ना करता यार, वो ये सारे पागल हो गए थे भाई साहब, जितने चित्र भीतर बड़ा नाइट दे दो मेरे को, राज बोला मैं नाइट से नहीं निकलेगा, वो बोला नहीं मेरे को नाइट दो, बोला क्यों, क्योंकि यार ये दिक्कत आ रही है नाइट में, इसने तो यार बैठना मुश्किल कर रखा है, मेरे साथ आगे सारे बोला कहाँ धक्का मारना ट्रॉली पे, याद है सारी मैनेजमेंट को लगा दिया उसने भाई साहब, ट्रे नहीं तो ट्रे दो, ड्यूटी अफसर बोला ट्रे दो, ट्रे ट्रे, कौन है दुबे अकेला करेगा, ट्रे दो ना, क्यों उसका क्या सीन था यार, वो इंसान बहुत सॉलिड था अगर समझो तो, त्रिवेदी जैसे सर जैसे आदमी ना, इतनी सीनियर धरती में बहुत कम आते हैं, वो बेशक वो डांटते थे, चिल्लाते थे, उनकी बीमारी थी यार वो चिल्लाने की, वो नस फटने की, लेकिन बाद में ठंडे हो जाया करते थे, सोचे करते कि मैंने क्या किया है। एक बार थप्पड़ नहीं मार दिया था वॉशिंग डिपार्टमेंट के आदमी को उन्होंने, नागेश सर जिम जनरल मैनेजर थे हमारे, वो वॉशिंग में आया बंदा, वो क्या हुआ था मैं बताता हूँ, मैं इस साइड में, मैं ये मेरे को अपने साथ ही रखता था, यहाँ बैठता था, इसके मेरे से बड़ा प्यार था त्रिवेदी सर को, बहुत ज़्यादा प्यार था, जैसे भटनागर को था, क्योंकि भटनागर ने हैंडओवर इनको दे दिया था, बोला सर ये खतरनाक आदमी है, इसको थोड़ा बच के रहना, वो हैंडओवर दे के चला गया था, बोला ये रगड़, वो दूर रह करता, तो मेरे से वो कटोरी के पाउच जो पैकिंग नहीं होती जब जहाँ बैठते थे कमरे के पीछे, तो वहाँ वॉशिंग वाला था और कोई नहीं था, सब ऊपर चले गए खाना खाने, वो वॉशिंग तो कोई भी था ही नहीं वहाँ, वो वॉशिंग वाला आया, वो ट्रे लेके आया है, ट्रे लेके आया, तो ये जा रहे थे ऐसे करके, तो एकदम रुके, ये पहले इसने देखा ऐसे ऐसे ऐसे, उनकी आदत क्या थी, ऐसे ऐसे देखने की, कहीं वजह कुछ एक्शन, फिर वो बोला ये इधर आ, बोला बोला ये ट्रे तूने 2 बजे क्यों नहीं निकाली, मैं यार, वो बोला 2 बजे क्या सर ये टाइम है, बोला बोला उसको कहाँ हुआ तेरा वॉशिंग वाला, अभी धोखे ला रहा है तू, ये लोग अभी घर भाग जाएंगे, इनके ट्रे के ऊपर ट्रे कैसे लगेगी, क्योंकि वो शोषण कर चाहता था ये काम करवाऊँ, और वो ट्रे लेट कर देता था, वो किसके कारण से लेट कर रहा तुम जानते हो, फोन मार दे, बोला ट्रैक्टर निकलनी चाहिए, बोला ठीक है आने दे, ऐसे ऐसे सीन चलते थे। उसको भाई साहब इसने जब ये बोला ना कि ऐसा है सर, मेरा काम ना ऐसे ही है, टेंशन होती है, मैं पूरा पागल हूँ, मेरा त्रिवेदी ने थप्पड़ मार दिया उसके भाई साहब, इतनी तेज आवाज, गुंजी आवाज, पटाख, पूरी कंपनी में सन्नाटा फैल गया, सारे नीचे आए, बोले त्रिवेदी थप्पड़ मारते हुए थप्पड़ मार दे, सारे फैल गए एकदम, अब त्रिवेदी सारे नागेश्वरी बोले यार इसने क्या कर दिया यार, ये तो कांड कर दिया, इसने माफी मंगवानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि कांड हो जाए कहीं, क्योंकि वो बंदा यूनियन में नहीं था, समझना, वो बंदा था कैजुअल में, ट्रे साफ कर रहा था तो उसको मार दिया, इसने गलती से ऑपरेशन में मार दिया होता किसी को, तो वहीं से ना समाधि बन जाती, यूनियन यूनियन को छेड़ना गुच्छे में कितनी खतरनाक होती है, वो थप्पड़ मारना है पता नहीं, तो सारे डर गए यार, यही बंदा तो थप्पड़ ही मारता है यार, मैंने कहा यार त्रिवेदी सर आपको घुमाना पड़ेगा, त्रिवेदी सर को थोड़ा सा राउंड लेना पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे क्या हुआ भाई, त्रिवेदी सर से माफ़ी मंगाई, बोला कोई नहीं माफ़ कर दो यार, तो एक दिन मैं अंदर गया, जब ये आया था मैं बोला कि सर वो, बोला दुबे जी आप कितने टाइम से हैं यहाँ, मैंने कहा ये तो 2001 से,
बोला एक से, यहाँ से कितने साल हैं? मैं बोला एम्बेसडर से सारा हिसाब बता रहा हूँ आपको कि जितने पुराने आप हो ना उतने पुराना मैं हूँ। बोला अच्छा। मैंने कहा मैंने गई साहब के साथ काम किया, मैंने उनके साथ काम किया, मैंने उनके साथ काम किया। हैं तुम यहाँ पे थे भी नहीं, तुम्हारे ओबराय के जानते थे मुझे सारे। आप मैं बोला सर आप? बोला मैं तो ओबराय में भी कर चुका हूँ, और उससे पहले बोला वहाँ था वो। ओबराय से बाद ये चला गया था कैटरिंग छोड़ के, वहाँ पे जो ये नहीं होती क्या नाम है, ये भुजिया की कंपनी कौन सी होती नमकीन वाली यार, उसका जनरल मैनेजर था ये। और नमकीन भूल गया मैं कौन सी नमकीन थी, वो कौन सी नमकीन से आया था ये। तो ये फ्लाइट कैटरिंग लाइन छोड़ दी थी इसने, पता नहीं है, ये वहां चला गया था। ये वहां से भी इसलिए गया था कि इसने भी वहां 4 थप्पड़ मार दिए थे, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। एक कई कई आदमी को ना बड़ा गुस्सा आता है, यार अपने बच्चों का ध्यान रखो, मर जाओगे खामगा यार, गुस्सा करके नस फट जाएगी, क्या फायदा। शोषण भी कर रहे हो, फिर टिकट भी कटवाओगे, क्या फायदा है उसका। तो अब ये इसने बुलाया भाई, मैं इसको डेली बुलाता डेली। ये भाई साहब पीछे पड़ गया भटनागर के कहने से खाली। अब मैं गुस्सा इस पे इसलिए आ गया कि ये भटनागर के कहने से नेगेटिव जा रहा है। इसने एक बार भी नहीं पूछी कि इसके कोई पैर छूता था, तो इसलिए मैं इसको बोलता था उल्टा सीधा। पंडित आदमी कैसे पैर छुएगा, उसके माँ बाप के पैर छुएगा, ये उसकी कहानी। अब वो भटनागर ने इसको बोल दिया कि सर इससे बच के रहना, और वो क्या बोला मैं इससे ऊपर जाऊंगा। मैंने कहा इसको दबाओ पहले, नहीं तो ये मेरे को आगे रगड़ेगा, क्योंकि आदमी क्या होता है पहले पावर को दबाता है। मैं 1-2 बार गया, बोला जरा, बोला कि दुबई जी बोले आप कितने साल से? मैंने कहा 2001 से। बोला 2001 नहीं, यहाँ से। मैंने यहाँ 2005 से। अच्छा, आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? मैंने कहा मैं आपके बारे में तो कुछ जानता नहीं, लेकिन मेरे को बताया गया था। कि बोला किसने बताया? तो मैंने कहा यार ये और समस्या होगी। मैंने कहा मेरे को बताया था कि पहले आप ओबराय में फ्लाइट सर्विस में थे सर, उसके बाद ये थे। बोला यहाँ क्या चल रहा था ये? मैंने कहा ये भटनागर जी आतंकवादी ये बने हुए थे यहाँ पे, और ना तो इन्होंने लेटर दिया, लेटर रख रखे थे A ग्रेड B ग्रेड, ना सैलरी बढ़ाई। ये दारू पी के टाई पहनाते थे सबको, और इनके पैर बंदे पैर छूते थे। ये तो भगवान ने सही करा सर आप आ गए, क्योंकि मेरा भी आदत थी, मैं भी लगा दिया करता था। मैंने कहा यार, मैंने कहा सर बड़ी अच्छे कर्म है हमारे, आप आ गए, बचा लिया आपने कलयुग से। बोलो वो यार वो क्या करे, जब उसकी तारीफ कर दी तो वो क्या रगड़ेगा? किसी को नहीं रगड़ेगा। उसने बोला अच्छा ऐसी बात है? मैंने हाँ सर। मैंने कहा ऐसे पैर छूते थे, वीडियो खोल के देख लो सर, ये ऐसे यहाँ आतंक बता रखा था। बोला ये हमारे यहाँ अटेंडेंट था यार, किसने बनाया इसको यहाँ पे, समझना बात को। मैंने कहा अच्छा सर, वो तो क्या था ऐसे चले गए, पर कितने आदमी आए कितने गए सर, सब सीनियर आदमी थे सारे के सारे, जिनको बड़े इज्जतदार आदमी थे वहाँ जो मैंने मिली थी हमारी। तो बोले अच्छा भाई, पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, लेकिन इसके अंदर जो दिल में, त्रिवेदी सर के अंदर जो दिमाग में बैठ जाती है ना बात, वो बैठ ही गई। बोला ये सबसे पुराना बंदा है, ये खतरनाक है, बना देगा यूनियन ये। और मैंने इसको बोला कि सर मेरे बच्चे हैं, मैं यूनियन नहीं बनाऊंगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। इसने बुलाया भी था मेरे को, बोला कि तुम वहाँ क्या मीटिंग वीटिंग करते रहते हो सारे दिन बैठ के, ये वो। बोला तुम खिलाड़ी आदमी हो क्या? मैंने कहा खिलाड़ी नहीं है सर, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ऐसा आप हमारे सीनियर आदमी हैं सर, आप देखिए कभी ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये पीछे पड़ गया था किसी चीज़ में, किसी ने बोल दिया था इसको, सारी सबके बंदे ने। इसने बोला कि इनसे चुप रहूंगा तो ये रगड़ देंगे, नौकरी नहीं चलेगी यहाँ। तो भाई ये उस दिन के बाद ये पीछे पड़ गया। तो पीछे पड़ा, डेली आए डेली गए। तो भैया एक काम करो, उधर कर लिया आपने? हाँ। मैंने कहा, बोला और कौन तुम्हारे साथ? मैंने कहा वो था क्या नाम है, वो 2-3 बंदे और थे वो सीनियर। बोला इनको लोअर होल्डिंग में चले जाओ। मैंने कहा ये क्या है यार, वो और वो मेरे सीनियर यार बंदे। अब उनको मैं बोलूँ यार, मेरे शर्म आता था उनको यार, किसी को बोलते या कोई किशोरदा थे या कोई था, उनको ले जाके अंदर मैं क्या करूँगा। बोले इनको भी ले जा, वहाँ पर जो पानी है ना पानी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर ये डब्बे तो अरे डब्बे छोड़ो ना, डब्बे में बनाऊंगा रे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर। होल्डिंग में गए भाई साहब, होल्डिंग में उस बंदे ने निकलने नहीं दिया 9-9 घंटे। और करवाता क्या था वो, जो पानी की बोतलें फटी हुई थी ना इधर उधर पाउच में से, बोला इस पानी को भरो। और कितनी बास्केट हो गई गिन के बताओ मुझे पानी। वो उस दिन क्या हुआ भाई साहब, वो कर के 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया भाई, घर में यार घेंट उड़ जाए। हम 3-4 बंदे गए, तो एक बंदा था मेरे साथ, तो बोला तुम्हें जी इसका हल निकालो यार, कोई ये तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा यार ये पीछे पड़ गया यार, परमानेंट आदमी है हम लोग, इतना तो करेंगे नहीं, ये तो कैजुअल वाला काम करवा रहा है। मैं ठीक है। मैं लिया श्याम बाबा का नाम, मैंने कहा बाबा अब रगड़ेंगे इसको। बोले ठीक है जी। इसने जैसे ही कहा ना, ये बोला बोले पानी में। बोला हाँ सर मैं जाएगा पानी में, मैं मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चे पलेंगे पानी से, मैं जाएगा पहले। बोला नहीं ये जाएगा नहीं, नहीं मैं सर मैं ज़िंदगी भर जाएगा इधर। बोला ये साला ज़िंदगी भर क्या कह रहा है? मैंने कहा मैं करेगा पानी का 9 घंटे काम करके घर जाएगा सीधा। तो वो समझ गया कि अब इसकी दूसरी रोटी लगाऊंगा, ये भी हाथ में नहीं आएगा। अब मैं क्या करता था, उसके सारे पानियों को मिला दिया मैंने। कोई उसका था
एक कॉफीना का था, कोई किसी का था, कोई किसी का था, सारी बास्केटों में मिला दिया उल्टा सीधा पानी, जो बास्केटें खाली होती थी। ये होल्डिंग में राउंड मारता था। एक दिन इसने देखा, मैं जब इस बास्केट में बोला, इसको जो बोला तो किया ही नहीं। बोला क्या किया? मैंने कहा और पानी निकाल के मिक्स कर दिया इसमें। बोला यार तू पागल वगैरह। मैं कहा तमीज से बात कीजिए त्रिवेदी सर, माँ कसम झूठ नहीं बोला ऐसे ही। मैं कहा तमीज से बात कीजिए, अभी रोल नहीं देखा आपने। आप क्या ये इधर 2005 से हम वहाँ से कितनी मेहनत से करके आए, नागेश सर से बात करता हूँ मैं अभी आपके बारे में। क्या है आप, मैं जिम बैठे हुए हैं, जाता हूँ मैं भी, रुक जाओ अभी। हालांकि नागेश सर को कंप्लेंट की थी इसकी, लेकिन अब वो नागेश सर भी शरीफ आदमी थे यार, बोलते थे। नागेश सर बोले देख लूंगा मैं इसको, कोई नहीं, कर दूँ। मैंने कहा था पीछे पड़ गए दो के, पानी मिक्स करके नौकरी नौकरी छोड़ जाऊंगा मैं। 2005 से मैंने इसीलिए मेहनत की है क्या, कि तेरे डर से मैं ऐसे नौकरी छोड़ जाऊँ। तू छोड़ेगा नौकरी, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी ऐसी बातें हुई हैं भाई साहब होल्डिंग के अंदर। भाई 2005 से मैं मेहनत कर रहा हूँ, 50-50 घंटे मैंने दिया पुरानी यूनिट से, नई यूनिट में ले आया मैं। और तू मेरा शोषण करके तू सोचेगा बस दुबे डर के भाग जाएगा इधर। रविंद्र दुबे का ददो आता जो स्टाफ जानता है यार। मैं भाई साहब मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ये तो सच्चाई है। इसलिए फालतू किसी का शोषण नहीं करना चाहिए जिंदगी के अंदर। सीनियर को सीनियर समझो, जूनियर को जूनियर समझो। जो सीनियर है उसको रिस्पेक्ट दो। तुमने क्या किया, सीनियर की रिस्पेक्ट की ऐसी करवा दी, जूनियर के ऊपर टाई बना दी ऊपर बैठा के। शर्म आनी चाहिए यार। किसी के तुम आत्मा से खेलते हो, नीचा दिखाते हो। तुम क्या नीचा होगा, वो तो वैसे भी पैसा कमा रहा है। इसमें नीचा हो गया आदमी है। मच्छर मार को तुम सुपरवाइजर बना रहे हो, जो 20 साल पुराना आदमी है उसको उसके नीचे अंडर काम करवा रहे हो। इससे बड़ा अंग्रेजों का जुल्म क्या होगा? ये पता है मोदी सरकार को कि ये चीज होती है प्राइवेट सेक्टर में? कहां से करेगा नौकरी आदमी, जब ऐसे ऐसे आदमी बैठे रहेंगे? मैं 20 साल से नौकरी करता आ रहा हूं, प्रमोशन मुझे चाहिए, और दे रहा है एक मच्छर मार को। क्यों? क्योंकि मच्छर मार दारू पिला रहा है उसको, मच्छर मार उसको ताश खिला रहा है, मच्छर मार उसके लिए लड़कियां ला रहा है, मच्छर मार उसके लिए सारे काम कर रहा है। उन्हीं बंदों को तो देगा वो उठाई, और उन्हीं बंदों को प्रमोशन दी उसने। और जो 20 साल से उसके आंसू से खेला, उसने आत्मा से खेला। नारायण साहब ने बोला कि उसको आगे बढ़ाएंगे, कोई आया ही नहीं, सारे चले गए मेहनत में। तो हमारी आत्मा से कोई खेल रहा था। हमारे भी तो एक सपने होते हैं कि हम भी आगे बढ़े जिंदगी में, और आगे जाएं जिंदगी में, लाइफ में। हमें तो बच्चे पालने थे, हमारा तो यही काम ही था। हम क्या कर देते, हम कहाँ पहुंच जाते प्रमोशन लेके। लेकिन समझना चाहिए बुद्धिमान आदमियों को, काम चोर और काम, ये काम करवा के देखते हैं किसी को। जो साला काम करता था ये कहते यूनियन के लिए बोलता है। यूनियन क्या गलत है क्या? इंसान के शोषण के लिए बनाई गई, लेकिन यूनियन गलत होती है यार, क्या करे अब। यूनियन ही बिक जाती है तो उसमें दिक्कत क्या है? ना बिकती ना, फिर देखते हैं यूनियन क्या होती है। हर जगह पैसा चलता है, इधर से खा लो उधर खा लो। एकता में मैं दिखाऊंगा चैन सिस्टम में क्या बल होता है। ये होती है एकता। जो चैन सिस्टम बनेगी अभी श्याम बाबा की, पूरे वर्ल्ड को एक कर दूंगा घुमा के ऐसे इसी चैन में, और सबको करोड़पति बना दूंगा। देखना, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा, मेरा माइंड देखना अभी मैं क्या खेलूंगा गेम, क्योंकि भगवान की शक्ति है मेरे पास। बाबा ने बोला गरीबी दूर करेगा करेगा। तो भाई अपील आप लोगों से, हाथ जोड़ के अपील है, जितनी भी मैनेजमेंट है, जो बेचारे जूनियर होते हैं, समझ के बात को। तो मैं ये जितने भी मेरे देशवासी हैं, जितने भी ये मैनेजमेंट है यार, मैं इनसे एक अपील करना चाहूँगा कि जो बंदा नीचे से उभर के जाता है ना ऊपर, मैं एक सीख बताता हूँ। हंसी मजाक तो करता हूँ, लेकिन सीख क्यों बताता हूँ कि मैं, हमारे साथ जो हुआ ना, किसी भाई के साथ ना हो रहा हो। तो मैनेजर, जितने बड़े बड़े मैनेजर हैं, जितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, ठीक है आप लोग भी बच्चे पालते हैं, लेकिन किसी की सीनियरिटी का फायदा ना उठाएं। अगर वो 5 साल पुराना है तो पहले उसको प्रमोट करो ना यार। किसी दूसरे वाले को मच्छर मार को तुम प्रमोट कर रहे हो तो वो उसमें फीलिंग महसूस होती है। वो अंग्रेजों का जमाने वाला, जो अंग्रेजों का जमाना था वो अंदर तुम कर रहे हो। वो क्या करेगा, अपने बच्चे पालेगा या तुम्हें टेंशन में रहेगा। तो ऐसा ना करें, ठीक है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से जितनी भी, क्योंकि मैनेजमेंट के बिना काम नहीं चलता यार। रिस्पेक्ट है, श्याम बाबा सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। ये बोलते हैं श्याम बाबा की कोई नहीं इंसान है यार। लेकिन आप लोग समझो इसकी चीज़ को, जो सुना है ना मैंने, ऐसा होना नहीं चाहिए कभी ज़िंदगी में। जो सीनियर है उसको सीनियर बना के रखो। लेकिन मेरे स्टाफ ने, मेरा जो स्टाफ है, ये मैनेजमेंट क्या करेगी हैं? मेरे स्टाफ ने कभी भी मेरी ना हमेशा इज्जत की है ज़िंदगी में। टिकट नंबर 105 से बोलते थे, दुबे सर बोलते थे। ये जल जाते थे यार, ये बंदा सुपरवाइजर बन गया लेकिन बोलता दुबे सर है। टाई पहन ली लेकिन बोलता दुबे सर है। क्यों? दुबे जी ने काम सिखाया इसको। तो वो भी छीन लेना चाहता है क्या आपस में बिगाड़ के? तो ये भी गलत है।
रिस्पेक्ट की है इंसानों की। क्यों? अपने मेरे बंधन भाइयों ने इज्जत की मेरी, जितने भी सीनियर थे हमारे सारे सारे सीनियर स्टाफ ने इज्जत की, सारे सीनियर स्टाफ था वहाँ पे। तो तुम क्या करोगे जब सीनियर सारे साथ थे? क्योंकि दुबे जी हर जगह खड़े थे उनके साथ में, इसीलिए खड़ा था मैं हर जगह। जाए आर या पार, जान दो, नौकरी जाए तो जाए, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। यही कारण था, प्यार था, एक आत्मा थी, दिल था, स्टाफ था, 20 साल से जुड़े हुए थे यार। एक 20 साल का था यार, हम कहाँ अपने माँ बाप के पास रह पाते हैं? कोई भी आदमी इतने साल तो जुड़ता भी नहीं जितने साल नौकरी में बिता देता है। क्योंकि जो हमारी जो जॉब होती है वो एक परिवार होता है। असली परिवार तो वो नौकरी होती है कि हम 12 घंटे एक साथ काम करते हैं जिंदगी में। जितना हम एक दूसरे को जानते हैं ना, हम अपने घर में भी किसी को नहीं जानते यार, कहीं एक जगह रहते नहीं है। तो वो ज़्यादा उसमें लगाव हो जाता है उसके अंदर कि यार उस बंदे के साथ गलती नहीं होना चाहिए, उस बंदे के साथ गलती नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ें होती हैं आत्मा से। जितने तो ये चीज़ें हैं जिंदगी में। हमसे ये कहते थे चलो भगवान कोई नहीं, दूसरे को आगे बढ़ा दो तुम। अच्छा संजय, एक चीज़ और थी। संजय यादव जी आए तो मेरे को टाई दे रहे थे, त्रिवेदी जी आए वो भी टाई दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? कि इसे टाई बांधूंगा, लटका दूंगा इसके। आते ही मैं कहा समझ गया, मैं पॉलिटिक्स में गया, हमने तो टाई ही नहीं ली यार। भटनागर जी मुझे क्या टाई देंगे? उस टाइम तो टाई हमने ली नहीं, क्योंकि हमने अपने सर के साथ में काम किया था संजय यादव जी के में। कौशिक सर थे, ये देते टाई, नहीं ली। क्यों? क्योंकि हम ये जानते थे कि ये खिलाड़ी बंदे हैं, दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते थे सारे भटनागर गलत कर रहा है, लेकिन क्या करें, वो मजबूर थे। तो ये चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। कुछ दिन हमने टाइट ठुकरा दी, फिर बाद में मेरा है कोई प्रमोशन नहीं लेगा, अरे सब यूनियन में घुस जाओ सारे। तो ये चीज़ें होती थी। त्रिवेदी जी एक टाई लेके बैठे थे, बोलो एक टाई बचा के रखो, और दुबे को पहनानी है, कि उसने कांड कर। अब वो सोचा कि इसको टाई पहना दूंगा तमीज से बात करेगा। फिर मेरा ना पारा गर्म हो गया। मेरा पारा गर्म होने का मतलब है कि फिर मैं सिस्टम में बात करता हूँ बड़े तरीके से, ना तो उसको गाली पड़ती ना गाली लगती है, समझना। मैं ऐसी बात बोलता हूँ कि उसको गाली को गाली मिल जाती है, और उसको पता भी नहीं चलता कि गाली गाली दी है इसने। बड़े रिस्पेक्ट से, इज्जत से मैं उसको बड़ा, भाई सर, हाँ ये सर करके गाली देता मैं। कभी भी है ना, सर करके देखो, रिस्पेक्ट से मारो किसी को। कोई भी दिक्कत हो रिस्पेक्ट करो, और सर कैसे हैं, बोला हाँ ठीक है बेटा, इज्जत करो। उस दिन क्या हुआ, इसके कहने से फिर त्रिवेदी जी ने ये कांड करवाया। उसके बाद जब एक दिन क्या हुआ कि बोला सर ये सीनियर बंदे रुकते नहीं है। त्रिवेदी बोला मैं मैनेजर, कैसे नहीं रुकेंगे ये? बेटा बोला रुकता ही नहीं है ये तो, खतरनाक। उन्होंने फिर चला दिया उसने उसको एक दिन। अब त्रिवेदी बोला ऐसे कैसे कह रहा नहीं रुकेगा? बोला ए रविंदर दुबे जरा, और उसको भी दो बंदे और थे ना, जब करके बोला जरा। बोला उस टाइम में कोच नहीं थी हमारे पास, उस टाइम में कोच नहीं थी। तो हम लोग क्या है कि सुबह आते थे 12, भाग जाते थे यार, ड्यूटी बस भी नहीं चलती थी। तो ये बोला आज तू रुकेगा। मैंने कहा किससे बात कर रहे हैं? बोला आपसे। क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा रुकेंगे सर, हाँ। क्या बात कर दी सर, बच्चों के लिए आप ओवर टाइम दे रहे हैं हमें। बोला कोई ओवर टाइम नहीं है। मैंने कहा ओवर टाइम भी नहीं है? मतलब देखो नौकरी छोड़ के भाग जाए आदमी, ऐसा काम कर रखा था। तो मैंने कहा सर कोई बेनिफिट? बोला कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं रुकेगा। बोला दुबे जी रुकना पड़ेगा आपको। वो भी दोनों बोले हुए मैं नहीं रुकेंगे यार। वो बाइक पे आते थे मुझे ले जाने के लिए। तो मैं बोला रुक जा थोड़ी देर तू। मैंने कहा हाँ सर रुकेंगे रुकेंगे सर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ऐसा है ना, हमें बच्चे पाल ले सर अभी, क्योंकि वो पावर में था भाई, 1 मिनट में नौकरी से बाहर कर देता उठा के। काम को मना करना और सीधा गेट से बाहर। वो तो प्लस पॉइंट पे चल रहे थे, मैं समझ गया था कि इसने फंसा दिया है, जैसे वो साम बाबा फंसा देते हैं आदमियों को। तो मैं बोला कि कोई नहीं यार, एक दिन की बात है, कर लेते हैं। 9 साढ़े 9 बज गए भाई साहब, और ये बंदा जाता था 9 साढ़े 9 सवा 9 बजे कार के अंदर द्वारका। 9:30 बजे निकला, मैं खाना वाना खा के आया, पर बटर वटर डाल के बढ़िया एकदम रगड़ दिया मैंने माल को। तुम्हारी भाभी को फ़ोन किया, मैंने कहा थोड़ा लेट आऊँगा मैं। बोला क्यों? मैंने कहा किसी को अकल देनी है आज। बोले तू हमेशा अकल देता रहता है। मैंने कहा आज रुक जा, तो थोड़ी देर। वो उधर से कलेज भागे, वो मैं कहा रुक जा, भी आ रहा हूँ। ये भी होता था, 10 मिनट लेट हो जाए, वाइफ कहती कहाँ है, कहीं गलत जगह तो नहीं चला गया, 15 बजे इधर नहीं चला गया, उधर तो नहीं चला गया। बोला यार क्या है यार, उधर उधर 10 मिनट लेट। क्योंकि कोच टाइम में बोला, क्योंकि वाइफ हमारी क्या है कि परवाह करती हैं, हमें ये चीज़ पता नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि बहन बेटी होगी, बड़ी इज्जत किया करो आप लोग। तो त्रिवेदी जो गाड़ी निकाल के जा रहे थे, और मैं गेट पे खड़ा था, चाय सिगरेट बिठा रहा था। 3 स्टाफ और खड़े कर रखे थे मैंने। तो लड़के बोले यार ये ऐसा ना हो कि मेरे तो दूर जाए 2 मिनट यार। त्रिवेदी जी देख रहे होंगे उल्टा गेम कैसे होता है, जैसे श्याम बाबा कर रहे हैं ना उल्टा गेम, रविंदर दुबे ने भी उल्टे गेम किए हैं। गलत करता तो मैं सुनता नहीं हूँ किसी की। आया वो, गेट पर रुका, बोला ए दुबे कैसा रहे, इतने टाइम कैसे, ये तो 8 बजे। बोला अरे नहीं नहीं सर रुको, 1 मिनट रुको सर। बोला क्या?
मैंने कहा सर देखो आप यहाँ से हमें कोई गाड़ी तो मिलेगी नहीं, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी प्लीज़ सर। बोला हाँ बोलो क्या करना है। मैंने कहा हमें ना रंगपुरी तक छोड़ दो। बोला मैं, त्रिवेदी बोला बहुत होशियार था, बोला मैं तो उस साइड से जाऊँगा, उस साइड से। मैं बोला नहीं नहीं सर हम वहाँ नहीं जाएंगे, आपके वहाँ से नहीं जाएंगे, हमें बस नहीं मिलेगी, 11 बजने वाले हैं, आप हमें रंगपुरी तक छोड़ दो। देख दिमाग देखिए तू, क्योंकि मुझे पता था कि ये बैठाएगा नहीं, इसने बैठा लिया भाई गाड़ी में। रंगपुरी पहुँचिए। ये बोला आए दुबई जी सब ठीक है ना, हाँ ठीक है। बोला ठीक है। मैंने कहा नहीं नहीं सर आप कैसी बातें कर रहे हो आप, एक तो रात का टाइम है और बड़ा खतरा है, नजफगढ़ एरिया बड़ा खतरनाक एरिया है, 9 बजे मैं कैसे जाएगा रे बाबा, ये 2 आदमी तो मार देगा इसको। आपको पता है कितने मर्डर होते हैं वहाँ पे, आपने ऐसे टाइम पे ड्यूटी दे दी, ये क्या सर मैं नौकरी तैयार है मर बोला। वो घबरा गया यार। मैं बोला केस चल जाएगा आपके ऊपर भी कुछ हुआ तो। बोला फिर किधर छोड़ूं। मैं बोला अंडरपास छोड़ो थोड़ा। फिर ये अंडरपास गया भाई साहब, विजवासन वाला अंडरपास, वहाँ रुका। बोला अब क्या करें दुबे। मैं बोला यहाँ तो कोई बस ही नहीं आती, यहाँ क्या कर दिया आपने अंडर पर, तो अंडरपास बोल रहा था। मैंने कहा बस तो है ही नहीं, ये लड़का उतरेगा तो विजवासन का है, जा बेटा उतर। तो उतार दिया क्योंकि वो अंडरपास में उतरना था। फिर बोला अब क्या करूँ, ऐसे कर रहा, ऐसे करके था, ऐसे 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 करता था, गुस्सा आता था उसको, गाड़ी भी चला रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है, बोला ये फंस गया आज मैं बहुत तगड़ा। फिर बोला अब क्या करूँ। मैंने कहा वो थोड़ा सा आगे और चलो, नाले पे उतार दो, छावले वाले नाले पे, आप उधर से राइट करके टर्न करके द्वारका सेक्टर 11 आ जाएगा, उधर आपको एड्रेस बता रहा हूँ मैं आपके घर का। बोला यार ये एड्रेस भी पता है इसको। बोला ये, मैंने कहा सेक्टर 10। बोला नहीं नहीं वहाँ से नहीं जाएगा। मैं जाएगा ना मैं बताऊंगा सर। ले गया इसको भाई साहब रगड़ के, पहुँच गए नाले पे, जो छावले वाला नाला है। अब वो ऐसे नाले पहुंचा कि वहाँ द्वारका वाला रास्ता ही नहीं, वो नाला पार करे इधर वो टूटा हुआ था सारा, तो उधर सुन्नाटा, पूरा जंगल, पूरा एकदम जंगल। किसी भाई को पता होगा, पूरा जंगल भाई साहब, वो जब बना भी नहीं था पूरा। बोला ये रविंदर दुबे जी ये कहाँ तू आ गया, ये कौन से घर में आ गया तू, ये कहाँ है, घर कहाँ है तेरा यार आज। मैंने कहा हाँ ये बात पूछी आपने सर। मैंने कहा सर वो मेरे पिताजी का घर है, मेरा घर नहीं है वो। बोला अच्छा दुबे जी का है, वो बताया नारंग साहब के साथ रहते थे। बोला हाँ। मैंने कहा सर मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ है ना आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती, कि मेरे पति को लेके आते एक चाय पिलाएगी आपको सर, जेन्युइन चीज बता रहा हूँ मैं आपको। मैं सर एक रात की चाय थोड़ा सा मेरे बच्चों के हाथ से पी लेना प्लीज सर। बोला कितनी दूर है, तो मना तो करे ना। बोला बोला कितनी दूर है रे बाबा। मैं क्या बोला उसको, मैंने कहा कितनी भी दूर नहीं है, 3 और 3 6 और 1 7 किलोमीटर। मैं तो ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल है अभी चल तो इधर वहाँ से क्या है कि सर आप नजफगढ़ से सीधा द्वारका मोड़ से होते हुए घर में घुस जाना अपने, एड्रेस ऐसे फिक्स दूंगा मैं आपको कि 15 मिनट में आप घर पहुँच जाएंगे। बोला अच्छा वो द्वारका मोड़ वाला उधर से जाता है। मैंने हाँ। अब सोच तो ऐसे 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 कर रहा है, गुस्सा आ रहा उसको। मैंने आज देखो नस फटेगी कैसे होगा, गेम कैसे चलेगा, इसकी बड़ी फिल्म बनती है बहुत तगड़ी। रिस्पेक्ट से ले जाया था, मैंने कहा बड़ी इज्जत करता हूँ सर मैं आपकी, चाय पिलाएगा बंदा। ले गया इसको भाई साहब घर। ठीक है, मंदिर गेट आ गया वो पपरा रोड वाला, जहाँ से घर मेरा 25 मीटर दूर था। कॉलोनी में क्यों लाया, मैं रोड पे उतर सकता था कि ये गुंजल हो जाए, एड्रेस ना भूल जाए कॉलोनी के अंदर जाके। वो कॉलोनी ऐसी होती थी जहाँ उल्टी पुल्टी, वो रोड तो बना नहीं था वहाँ। ले आया। मैं बोला सुनो ना सर घर। बोला ये दुबे यार फिर कभी चाय पिएगा यार, मैं बहुत लेट हो गया यार, समझा कर बात को, तेरे को छोड़ दिया ना, चाय रहने दे बच्चे को। मैंने कहा सर वाइफ फोन कर दिया। अरे नहीं नहीं यार बेटा नहीं, घर नहीं जाएगा रे। उसने सोची घर जाएगा तो कहीं वो करना हो जाए, शक हो जाता है। मैंने कहा अरे सर ऐसा मत करो, पानी वानी तो पियो, पानी लाता हूँ। अरे नहीं नहीं यार बेटा अब मुझे बता एड्रेस कहाँ है निकलने का, इससे निकलूँ कैसे मैं पपरावट रोड से। मैंने कहा पपरावट रोड। बोला फिर खिर क्या है ये। मैंने कहा ये दीनपुर रोड है। बोला पपरावट रोड कहाँ है। बोला वो जहाँ पे आप खड़े थे। बोला उधर जाना पड़ेगा। मैंने कहा जबकि ये पपरावट पे खड़ा था, ये वापस उल्टा वहीं चला गया उधर से इधर, ये गुंजल हो गया भाई साहब। सुन ले मेरी बात, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। ये पूरी रात घूमता रहा है, एक 12 बजे 2 बजे आया था उस दिन, पूरी रात घूमता रहा है। एड्रेस ने गूगल लगा दिया, मैप लगा दिया, बाद में मैप भी उल्टा सीधा गलियों में से कहाँ निकलेगी, गाड़ी कहाँ निकलेगी तू बताना, छोटी छोटी गलियों में से 2-3 घंटे से निकल ही नहीं पाया मैप लगा के। जो मैप दिखाए कभी राइट में इधर कभी लेफ्ट में इधर। छावला स्टैंड ये दिनपुर में घुस गया, ये तूड़ा मंडी जो उसके अंदर घुस गया, वहाँ रोड दिखा रहा था, पता बताइए बहुत बड़ा था उस टाइम में, वो डायरेक्ट नहीं था, नक्शा भी गलत है यहाँ का। तो ये द्वारका मोड़ तो बहुत ही उसमें टाइम से बहुत लेट पहुंचा है, सुबह 3 बज गए इसको, 4 बज गए। खाना भी नहीं खाया था इसने, ये भाई साहब पानी भी नहीं पिया था इसने, कुछ नहीं पिया था। ये घर गया अपने, फिर ये उस दिन लेट आया, उस दिन आया 3 बजे ड्यूटी पे, 4 बजे आया ड्यूटी पे उस दिन। मैं नोट रखता था कि ड्यूटी पे आएगा बंदा, आया उन्होंने, मैं कहा 4 बज गए, हाँ ये आया क्यों नहीं।
मैं अपने ऊपर ही था। मैंने कहा यार ये तो ठीक ठाक है, सब बढ़िया हो गया। मैंने कहा यार, ये आया और ये इतने गुस्से में था, इसने मेरा गुस्सा सारी मैनेजमेंट में निकाल दिया। भाई जरा तू कैसे बैठा है? 4 बजे आते बोला तू यहाँ क्या कर रहा है, 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 तू 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 अब भटनागर बोला इधर आ, इधर आ। भटनागर बोला इधर आ, इधर आ, तू एक बात बता। भटनागर सामने बोला वो, बोला तू ये तूने मेरे से बदला लिया या उससे लिया? बोला मैंने क्या किया सर? अरे भाई, बोला मैंने तो बोला था कि चलो रुकेगा नहीं, क्यों रोका उसको आपने? मैं तो यही तो बोल रहा था आपको कि रुकेगा नहीं, आपने बोला रोकूंगा मैं उसको। भटनागर बोला हाँ मैं कहा तो मैंने था। अंदर गया वो दिन था और वो लास्ट का दिन था। त्रिवेदी साहब ना जब जिस गली से मैं निकलता था ना, उसके लगे गली छोड़ देते थे। बोला ये साला आ रहा है, कोई ना कोई कंप्लेंट लेके आएगा। मैं क्यों, ये जैसे को तैसा क्यों करना चाहिए जिंदगी के अंदर? आज तुम्हें बताता हूँ, ये हर बंदे को करना चाहिए। कोई बंदा शोषण करे ना, डरो मत, आगे आगे उसके पीछे मत भागो, पर उसको ऐसा कर दो कि वो डर के भागे पीछे। उस पर इतनी कंप्लेंट डाला के ला दी, इतनी कंप्लेंट डाल दी, इतनी कंप्लेंट डाल दी, इतनी कंप्लेंट डाल दी। कभी कैप्टन की कंप्लेंट, कभी गुरु की कंप्लेंट। अरे सर आज तो इसमें ये आपने सील लगाई है, सील चाहिए हमें, अब हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। ये हो गया पागल भाई साहब, परेशान हो गया ये बोला यार ये आदमी 10 मिनट में सीट पे बैठता हूँ, 10 कंप्लेंट ले आता है उठा के कि उसमें सील नंबर चेंज कर दो, उसमें ये कर दो, वो फ्रूटी निकल रही है, उसमें जूस निकल रहा है, उसमें ये निकल रहा है, उसमें ये निकल रहा है। इसको क्या करूं मैं यार? उसको इतना परेशान कर दिया कि एक दिन उसने मेरे को बुलाया, बोला मैं ऐसा करता बाबा, तू एक काम कर, तू अपना काम करा कर बस, इधर नहीं मतलब उसको। उस दिन से भाई साहब मैं आज़ाद हो गया। ये एक बंदे को आज़ाद होने की कहानी सुना रहा हूँ, कैसे आज़ाद हो जाता है। जैसे को तैसा करना, ना कि झुक के गिर जाना, और झुकाएगी दुनिया और मार देगी, जान से मार देगी। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ आपको मैं, ये चलता है। ये जो भाई के साथ होता है वो सब जानते होंगे, मेरे साथ ही नहीं दुनिया सबके साथ होता है। तो इन चीज़ों को आप जानिए, पहचानिए, ठीक है? ये चीज़ हुई है। और उसके बाद तो मैंने त्रिवेदी जी से पूछना, वो झंडा भी है ना, वो जहाज का नक्शा बना दिया था पूरा एयरपोर्ट में, याद होगा आपको। 48 मिनट डिले हो गई थी फ्लाइट, 50 मिनट। हम सो गए यार वहाँ पार्किंग में खड़ा करके, गार्बेज पॉइंट पे। मैं और वो रैंप वाला भी वैसे ही सो गया। वो क्या था कि वो 3 दिन जहाज 8 बजे आता था, और 3 दिन जहाज वो आता था 5 बजे। ये उसको पर दिनों पता नहीं था, समझना बात को। वो ये बे लेके बैठ गया कि 10 नंबर पे आएगा, यहीं सो जा। अब उसको बोला होगी 2-3 घंटे डिले। मैं बोला हो गया, वही सुपर था वो पतले वाला, लेके सो गया भाई साहब। वो मैं उसके साथ में था फ्लाइट पे, वो सो गए। मैं बोला ये क्या बात? बोला ये 4 दिन तो 8 बजे आती है। मैंने कहा बेटा ये 2 दिन तो 5 बजे भी जाती है, मैंने कैटरिंग की है। बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, आज का क्या वार है? बोला आज तो ये है। मैंने कहा बे उल्लू के पट्टे, मरवा दिया, कहीं खड़ी होगी बे, पता कर बे चेंज हो गए जो कहीं हो गया। और भाई साहब वहाँ से त्रिवेदी साहब का फोन आता है, बोला भाई कहाँ हो तुम लोग? ये वो कैटरिंग 35 मिनट से डिले हो चुकी है। 35 मिनट बाद पता लगा उन लोगों की कैटरिंग नहीं हो रही जहाज में। 45 मिनट हो गए हैं डिले, आओ तो मैं बताता हूँ मैं, ये वो फलाना जिगड़ा। भाई साहब भागे, सारा स्टाफ भागा, एयरपोर्ट जितना था सब ने जाके, वो एटीआर जहाज था वो, पता नहीं वहाँ लग गया था ना, छोटे जहाज होते हैं। बे ही ना मिल रहा था, ये बे पूछने गए ऐसे बे ही ना पता चल रहा, क्योंकि वो छोटे जहाजों का बे पता नहीं चलता था। वो 3 रास्ते पार किए, एक पे जहाज आ गया, फिर एक पे जहाज आ गया, 3 रास्ते पार कर दिए, फिर वो जो जहाज क्रॉसिंग होते थे, तो हो गया काम उसमें फ्लाइट में। अब त्रिवेदी जी के पास फिर लेटर आ गया, और वो वहाँ मैं फिर खड़ा हो गया जाके। अब सुपरवाइजर ऐसे खड़ा हो गया, बोला तू तो इधर आ जा। बोला इसके साथ वो याद है तुम्हें, 2 साल उसका प्रोविजन माइनस कर दिया था उसने, इतना खतरनाक आदमी था। तो बोला हाँ जी दुबे जी आप बताइए क्या चाहते हैं, आप नौकरी मेरी खाएंगे? मैंने कहा क्यों, मैं क्यों खाऊंगा? बोला उसका मैंने नहीं सर, मैं वो तो बात खत्म हो गई है अब। बोला ये अब मैं क्या करूँ, गेट के बाहर करूँ तुम्हें? 48 मिनट फ्लाइट डिले, कैटरिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, 1 घंटा 5 मिनट भी डिले हुई थी एक फ्लाइट। बोला यार ये आपके पहले हुई थी सर, वो कोई बात नहीं है, बताइए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बनेगा अभी तुम्हारा। तो ये बोला अच्छा ही बताओ। वो फंसाना चाह रहा था, क्योंकि उस टाइम वो नौकरी खा जाता, उस टाइम में वो नौकरी खा चुके होते थे। प्लान पूरा बना के आया था कि इस बार तो हटा दो, 38 मिनट डिले दुबे के ऊपर डाल दो। कोई ना सुपरवाइजर था ना अटेंडेंट था वहाँ, कोई मायने नहीं रखता था कोई वहाँ। इसने प्लान बना लिया था, ऊपर से नीचे सब बात कर ली थी, इधर उधर सेट हो गई था। अब मैं नौकरी बचाऊँ तो कैसे बचाऊँ? तो आया, बोला अच्छा ही बताओ। सुपरवाइजर नया था। मैंने कहा हाँ नया था। बोला तुम तो 2005 से थे? बोला हाँ। और तुम हमेशा वही फ्लाइट उड़ाते थे, तुम्हें नहीं पता कि वो 5 बजे जाती है? मैंने कहा मुझे तो पता तो है सर,
बोला फिर कैसे हुआ? मैंने कहा सर देखो ऐसा ही संसार है। बोला फिर संसार है तो क्या है? मैंने कहा सर संसार में क्या होता है कि हम जो काम डेली करते हैं ना उसमें डेली गलती होती है सर। हम अगर एक बार एक दिन जिंदगी में एक काम करेंगे ना गलती नहीं होगी। अब मैं डेली वही काम कर रहा हूँ, धक्के मार रहा हूँ, तो उसमें 100% ही डेली गलती होगी। उसके समझ में आई नहीं बात ये। मैंने कहा सर मैं डेली उस फ्लाइट को ले जा रहा हूँ 8 बजे, मैं हो गया गलती, अब क्या करूँ? जब डेली जो काम करता है इंसान, ध्यान ले लेना, जो इंसान डेली वही काम करता है ना वही गलती होती है उसके अंदर, और जो एक बार करेगा ना उसमें गलती नहीं होगी, एक ना एक दिन गलती। ये भी एक प्लस पॉइंट है। बोला आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे चक्कर में डिले नहीं आई ये फ्लाइट। बोला आप कैसे बच कैसे सकते हो बताइए? सुपर सारे खड़े थे वहाँ, ड्यूटी मैनेजर सब खड़े थे वहाँ जितने आगे अंदर। बोला अब तो दुबई की नौकरी बाहर है, कहाँ कहाँ चैलेंज लूंगा यार मैं, नौकरी कहाँ कहाँ बचाइए। ये अभी सस्ती नौकरी यार, 18 ये मेरा परिवार चल रहा था उस नौकरी से। 12,000 की नौकरी, 15,000 की, मेरा परिवार चल रहा था, इसलिए खतरनाक राजनीति चल रही थी। इधर मैं रविंद्र दुबे राजनीति खेल रहा था। समझना बात को, ये 12,000 की ना चली जाए कहीं, वो 12,000 नहीं, वो 15-20 साल की मेहनत ना चली जाए कहीं, वो जो 50-50 घंटे पुराने नोट में लगा दिए थे। कोई नया बंदा आगे नौकरी खा जाए यार, आगे हमें बहुत तरक्की होनी थी वहाँ पे, सेटलमेंट होना था, मुझे तो पता था। तो ये बोला जो वहाँ के ड्यूटी मैनेजर थे उनको रगड़ दिया उन्होंने पहले तो। कौन थे आप बताइए उस टाइम में ड्यूटी मैनेजर कौन था? क्योंकि सारी बात तो ड्यूटी मैनेजर के ऊपर आएगी कि तूने क्यों नहीं बताया इनको फ़ोन करके, वो जहाज 45 मिनट कैसे खड़ा रहा, पता बाद में क्यों चला ये, इसका जवाब चाहिए मुझे। क्योंकि ऊपर से लेटर आ चुका था त्रिवेदी जी के लिए, ये मेन हो गया, ऊपर से लेटर आ गया था बहुत भयंकर, मैं बता रहा हूँ, मैं दिखाया, मैंने देखा इस लेटर को, मैंने देखा। क्योंकि बड़ी पोस्ट होगी तुरंत जाएगी, नीचे तो कर दे तेरे, तेरे को सस्पेंड करके जाएगा वो। तो मैं बोला यार क्या करूँ, गलती तो होगी है। मैं पीर बाबा जाता था, वो जो अपने एयरपोर्ट वाले हैं, काले खां बाबा और अजमल खां बाबा, मैं 20 साल वहीं मैं उनकी छाया में रहा था। मैंने कहा जब उस टाइम शाम बाबा ये इनके में दर्शन नहीं करते थे, बालाजी को पूछते थे हम लोग जहाँ मिलते वहीं। मैंने कहा ये बाबा, बाबा ही कहता था। मैंने कहा बाबा ये एयरपोर्ट में इतने साल रहा, तुमने मुझे ये नौकरी दी है, तो उसी बाबा ने दी थी नौकरी, और ये नौकरी खाएगा यार, तो बाबा आ जाओ कर दो काम। वहाँ भी चमत्कार था यार। मैं बोला यार क्या करूँ क्या करूँ। मैंने चल ठीक है, वो होता है ऐसा, अगर तुम किसी पे किसी के आधारित हो जाते हो ना, जैसे शाम बाबा हो गई, बाबा आप ही हो, लेकिन आत्मा से होना है उसमें, साफ आत्मा से, तो वो हो जाते हैं। बोला आज से तू मेरा और मैं तेरा, खेल हो जाता है फिर तगड़े वाला। तो उसके बाद क्या हुआ, त्रिवेदी जी ने बोला कि आप ये बताइए आपको मैंने कितने बजे बोला फ्लाइट के लिए? मैंने कहा इतने बजे। उसके बाद आप 15-20 मिनट और लेट गए, डिले तो आनी थी 30 मिनट, और ये 48 मिनट 64 मिनट कैसे आ गई ये? फिर समझाया उसको मैंने, उसने नक्शा बनाया फ्लाइट का पूरा एक पेज के ऊपर, जो अपने ट्रेमेट होते हैं। मैंने कहा यार ये तो आज रगड़ेगा। अब बाबा क्या चल बना दिया, इसने बना के दिखाया कि तुम कहाँ थे कहाँ थे, यहाँ थे वहाँ थे, यहाँ थे वहाँ थे, इतने मिनट यहाँ से डिले, ये है, अब तेरे को लेटर दूंगा। मैं बोला आपने बना दिया मैं मानचित्र? बोला हाँ। मैंने कहा अब मुझे भी मानचित्र बनाने दो। बोला कैसा मानचित्र बनाएगा? मैंने कहा मैं बताऊंगा ना कैसे गया था मैं वहाँ, क्यों ये 25 मिनट लगे, जो ये तुम कह रहे हो ना 25 मिनट तुम्हारे ऊपर डालूंगा, तो ये 25 मिनट का बता रहा हूँ आपको, कहाँ का टाइम लगा। बनाया नक्शा, बोला पलट, मैंने बनाया बड़ा जहाज एकदम, उसके पहिए बनाए, सब कुछ किया, और रोड पूरा एयरपोर्ट बनाया, 1 रोड 2 रोड 3 रोड 4 रोड, जो 4 क्रॉसिंग होती थी जहाज की। तो मैं बोला ये क्या बना रहा है? मैंने कहा एयरपोर्ट बना रहा हूँ नक्शा। बोला जहाज का भी नक्शा एयरपोर्ट बना? मैंने कहा बताता हूँ आपको, आपने कितने बजे फ़ोन किया मेरे को? बोला 8:11-12 पे किया। मैंने कहा आपने 11 पे, हमें पता लग गया था कि कैटरिंग हो रही है वहाँ पे, डिले हो रही है, तो आपने मुझे इतना लेट क्यों बताया? पहली बात तो इस एयरलाइंस वाले ने कि आपको इतनी लेट फ़ोन क्यों किया? जहाज उतरता तो चिल्लाता है कैटरिंग कैटरिंग, वो छोटा जहाज वहाँ खड़ा हुआ है, एक गलती तो ये लिखो इसमें। बोला अच्छा, वो कौन लिखेगा? मैंने कहा ये ड्यूटी मैनेजर। उसको बुलाया, बोला हाँ भाई तू तू भी आ जा साथ में। पहले तो बता रहा था उसको, मैंने कहा रगड़ो नहीं इसको। बोला कि ये इसने बताया क्यों नहीं हमें? एक वो कैटरिंग मैनेजर ने कि सो तो ये रहा था, जब इसको तुम लोग यहाँ ऑफिस के अंदर बैठे हो, हम वहाँ धक्के मार रहे हैं फ्लाइटों पे एयरपोर्ट पे, तो ऑफिस का काम क्या होता है? कोई कैटरिंग लेट हो रही, तुम्हें फोन आएगा कैटरिंग का, तो हमें बताओगे ना कि कहाँ सो रहा है क्या कर रहा है, ये क्यों नहीं बताया इसने? ये भी तो 1.5 लाख रुपए ले रहा है ऊपर बैठ के। बोला हाँ ये दीदी, बोला ये यू राइट। बोला हाँ ठीक है आजा तू भी। तो मैं बोला यार ये और फंस गया भाई जो।
बोला अब बता। मैंने कहा मैं गार्बेज पॉइंट से निकल गया। मैं गया सीधा, मैंने कहा भाई जल्दी, जहाज पिट गया, जल्दी चलो। और मैं सर ऊपर खड़ा था, ड्राइवर भगा रहा था, ड्राइवर पे बहस भी हो गई। बोला मैं अपना चलान नहीं कटवाऊंगा, मैं 20 की स्पीड चलाऊंगा एयरपोर्ट में। ये भी बात हुई सर, मैं बता सकता हूँ, ड्राइवर बुलाऊंगा मैं। बोला बुलाओ ड्राइवर को। ड्राइवर आया। बोला दुबे ने बोला कि आपको तेज भगाओ गाड़ी को। बोला हाँ सर बोला, लेकिन मेरी भी नौकरी है, लाइसेंस छिन जाएगा, ये जो पास है एयरपोर्ट का ये भी छिन जाएगा, मैं क्यों चलाऊंगा किसी कहने से गाड़ी, मैं ड्राइवर हूँ। बोला अच्छा अच्छा, बोला था ठीक है। कितने मिनट गए बेटा? बोला 15 मिनट यहाँ गए। फिर जब आगे गया तो एक जहाज क्रॉसिंग कर रहा था, तुम्हें पता सुबह के टाइम में जहाज इतने होते हैं। मैं बोला त्रिवेदी सर को। बोला हाँ। कितना टाइम लगा? मैंने कहा 21 मिनट वहाँ लगे। बोला 21 मिनट का क्या हिसाब है? मैंने कहा जोड़ रहा था, वो दो जहाज खड़े हो गए आपस में, एक रनवे पे था, एक आगे खड़ा था एक पीछे खड़ा था, मैं पीछे कैसे चला जाऊँ उसके रोड पार करके। बोला अच्छा अच्छा, 21 मिनट था, ये हकीकत हुई है बता रहा हूँ। वो जोड़ दिया भाई। अब लास्ट में बच गए 11 मिनट, डिले जो बता रहा था ये। बोला अब ये 11 मिनट बताओ क्या सीन था। मैंने कहा फिर मैं आगे गया। बोला हाँ। मैंने कहा 3 रनवे हैं, वो 3 रोड पार करने पड़ते हैं। बोला जहाज कहाँ लगा था? मैंने कहा जहाज वहाँ लगा था, छोटे वाले जहाज लगते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं कहा सर ऐसे पार नहीं कर सकते, कभी आप चलना एयरपोर्ट पे। बोला मैं नहीं चलूंगा एयरपोर्ट पे, तुम ही करना। मैंने कहा हाँ मैं बोले। फिर बोला वहाँ कितने मिनट लगे? मैंने कहा वहाँ तो 7 मिनट लगे थे, अगर मैं पूरे 11 बोलता तो ये कहता है ये झूठ बोल रहा है। तो मैं बोला 7 मिनट लगे। बोले 7 मिनट लग गए उधर, अच्छा ठीक है। अभी 4 मिनट का बताओ क्या है। समझना, अगर ना खेलता तो 11 मिनट बोल देता ना तो ये नौकरी खा जाता। काउट करके ना, माइंड था भाई साहब, माइंड से खेलता तभी नौकरी चली 20-22 साल बड़े बड़े हाई लेवल में। तो फिर ये बोला मेरे को कि 4 मिनट का जवाब दो, लेटर लिखो। मैंने क्यों लेटर लिखेगा रविंद्र, क्यों लिखेगा? ऐसे तुम तो देखते थे यार कैसे तू तलाक से बात होती थी, सारा स्टाफ जानता था यार। मैं कोई वैसे जो शोषण करता मैं गुस्सा बताता था यार। मैं कहा यार मैं कभी भाई नहीं, मैं ये शोषण वोषण नहीं सहता मैं, ना मैं कुछ जानता। इज्जत से बात करूंगा, तमीज से बात करूंगा, इज्जत दोगे तो ठीक है, इज्जत नहीं दोगे तो फिर सांबा बोलते हैं रगड़ दो, टिकट कटवा देता हूँ फिर मैं, या काट देता हूँ, दो ही काम करता हूँ। तो मैंने उसको यही बोला। बोला अच्छा ठीक है आजा, 4 मिनट के बताओ। मैंने कहा 4 मिनट क्या बताऊँ, 4 मिनट तो सिक्योरिटी वाले ने चढ़ने नहीं दिया। बोला फ्लाइट पर नहीं चढ़ने दिया, कैटरिंग के लिए, कैटरिंग डिले है। अरे मैंने कहा सर वो आदमी बोला कि ऐसा है कि पहले आप पूरा प्रॉपर एंट्री दिखाओ, गाड़ी का ताला खोलो, चेक कराओ, तो मुझे शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर, तो बम लेके तो नहीं आ गया अंदर, जैसे हमारे साथ होता था। कई सिक्योरिटी वाले आगे जाने देते थे, कई बोले ताला खोलो। बोला ये तो यार आधे घंटे में आया, पता नहीं क्या लेकर आया होगा, टाइमिंग तो है नहीं इसकी, कल को ये ऐसा ना हो ये कहीं बम ला के रख दिया उसने, उड़ा दे जहाज को ये। बोला यार ये सिक्योरिटी वाला कौन था? बोला मैं सिक्योरिटी वाला वो मनप्रीत था, क्या नाम था उसका, मनप्रीत था। भाई मनप्रीत का नाइट ड्यूटी, मैंने उसी का नाम बताया, मैंने पता था ये साला उधर फोन करेगा, ये भी सीन हो गया था। अब उसका नाम ध्यान ना था, वो मैं कह यार इसका ये बता। मैंने कहा वो था, बताओ आप ड्यूटी चेक कर लो, पता लग जाएगा आपको फ्लाइट ड्यूटी कौन था। उसने हमें चढ़ने ही नहीं दिया। उसने तो वो कर दिया, क्या नाम है, ताला खोला और बॉल में सारी ट्रे चेक करी उसने। उसने सारी ट्रे चेक करी निकाल निकाल के कि ये 20-25 मिनट से खड़े थे, कैटरिंग हो गई, कहीं ऐसा 9 बम भर लाए हो साले आराम ये। तो मेरे को ठग हो गया, उसको ड्यूटी के ऊपर सिक्योरिटी ने अपलोड कर दिया। ट्रे निकाली सारी चेक करी, उसके बाद फिर बोला फिर क्या हुआ। मैंने कहा हुआ क्या? फिर नीचे उतारा इसने, मैं वहीं से चढ़ रहा था हाईलोडर से ऊपर। बोला नहीं नहीं नीचे से उतर, अपनी चेकिंग करवा, एंट्री करके ऊपर जाएगा। हो सकता है इसका किसी आपने कुछ किया उसके साथ में, कैटरिंग में आया होता उसको निकाल रहा था। मैं कहा सर आपस में ऐसे ही होता है, सिक्योरिटी वाले मालिक होते हैं वहाँ के, आपको भी भगा देंगे जहाज से, पूछेंगे नहीं कि आप ये मैनेजर हो, ऑपरेशन मैनेजर हो, नीचे उतार देंगे, कहेंगे एंट्री करवा, चेकिंग करवा पुलिस की तरह। वहाँ से सिफारिश नहीं चलती, एयर इंडिया सिक्योरिटी से गुड सिक्योरिटी। बोला अच्छा। फिर बोला यहाँ कितने? बोला मैं यहाँ तो तुम 4 बोल रहे हो, तुमने गलत बनाया है, उसमें 7 मिनट लग गए थे। बोला मैंने गलत बताया, 3 मिनट तू मेरे ऊपर डिले डालेगा। मैंने कहा 7 मिनट लग गए थे चेक करने में, बुलाओ सिक्योरिटी वाले को, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 3 मिनट मैंने ओवर कर दिया ऊपर। मैंने कहा अब बताइए सर आप, मैं क्या करता। मैं जब मुझे पता लगा तो मैं कितनी ईमानदारी से गया यार, आपको मुझे तो प्रमोशन देनी चाहिए कि 35-45 3 घंटे पिटवा दी और आप मुझे कह रहे हो कि प्रमोशन लेटर दूंगा। ये पॉलिटिक्स ये थी दिमाग। तो उसके बाद त्रिवेदी सर की नौकरी कहाँ गई थी? वो इन्वेंट्री में चली गई थी, जब लोग बाग ने ट्रक और ट्रैक्टर बना लिए थे। अब बताऊंगा नहीं इन चीज़ों को। जो स्टाफ को बड़ा मजा आ गया था जिंदगी में, दे बराबर, कोई ट्रैक्टर खरीद रहा है, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है, कोई फ्रिज खेल रहा है, कोई एसी खेल रहा है। तो उसके बीच में त्रिवेदी जी नप गए, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजर थे, इन्वेंट्री हुई 1 साल में, पहले तेरे रहते हुए ये कांड हो गया, सीधा बाहर।
तो बोलो श्याम बाबा की जय। ये कहानी थी, ये इसको सीख लो आप लोग। हिंदुस्तान की जंग का सीख ले, पूरा सीख लो आप लोग। सीख नहीं लोगे इससे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि परिवर्तन संसार का नियम है, कि कंपनी के अंदर भी ऐसा होता है। ये हर कंपनी की बात होती है। तो अपने भाइयों से कहना चाहूँगा मैं कि इसको, जितने मेरी मैनेजमेंट है, कोई मैनेजमेंट गलत नहीं है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाइयों, ये तो कलयुग है, प्यार से रहो, एंजॉय करो लाइफ को। किसी की मेरी बात है कभी कोई बुरा ना माने, क्योंकि जो ज़िंदगी में वो बता दिया, श्याम बाबा ने कहा बता दे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में, इसलिए बताया। तो मेरा दिल साफ है, आत्मा साफ है। आप लोगों को ये नहीं कि आप मैनेजमेंट, मैं बिना मैनेजमेंट के कंपनी चल ही नहीं सकती, मैं जानता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन वर्करों का भी थोड़ा सा इज्जत सम्मान कीजिए, ये बात बोली है बस। और त्रिवेदी सर हुए, ये हुए, क्योंकि वो सच्चाई है। त्रिवेदी जी देखते भी होंगे, त्रिवेदी जी आज भी हमारे सर थे और कल भी हैं। रोड पे मिलेंगे तब भी कहेंगे सलाम साहब, नमस्कार साहब। थे वो भटनागर जी हैं, क्योंकि भटनागर वाला रोल तो मैं, अब वो मैं भी वैसे हो जाऊंगा, भटनागर जी कभी मिल गए मुझे, अगर मैं भी वैसे हो जाऊंगा तो फिर भटनागर और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा। ये तो सीख देने के लिए है ना, कि भटनागर जी ऐसे नहीं देते टाइयों को, टाइयों की वैल्यू होती है। मैनेजमेंट सिस्टम होता है, होटल मैनेजमेंट होता है, उसको टाई मिलती है। नीचे से बढ़ाते हो तो कम से कम पैसा दे के टाई बढ़ाओ, ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि मेन पैसा होता है गरीबी के लिए, अपने बच्चों पालने के लिए, सब कुछ करने के लिए। आपको पैसा चाहिए, उस नीचे लेवल के आदमी को पैसा नहीं चाहिए, उसको टाई चाहिए। टाई फांसी लगा गया, टाई लगा गए, सैलरी दो ना, उसको पैसा दो ना यार, क्यों षड्यंत्र रचते हैं। तो आप भी ठीक है, आप जैसे मिलेंगे तो मेरे को दुश्मनी थोड़ी आपसे नहीं है। मेरे किसी भी स्टाफ के साथ कोई हुए नहीं है, आज भी प्यार है मेरे स्टाफ के साथ में। पूरे ये है ओबराय, ताज, एम्बेसडर, सारा स्टाफ जानते हैं मुझे, हर जगह काम कराया मैं, सीमित मात्रा का, पूरी दुनिया जानती है मेरे को। लेकिन आज तक कोई नहीं कह सकता गलत इंसान है क्या है। तो इसलिए आपको बताता, बड़ी इज्जत करते हैं मेरी लोग भगवान। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सारे धर्म जितने भी हैं, धर्मों की भी करते हैं, साथ में आपस की भी, वो बंदों की भी करते हैं हम लोग, इसलिए हम गलत नहीं होते। तो ये एक उदाहरण था कि ज़िंदगी में कभी भी सहो मत यार, सहने के बाद ना, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, कोई सहो मत, उसका हल निकालो। क्योंकि जब सहते हो ना तो क्राइम हो जाता है बाद में। एक बार कुछ नहीं हुआ था, उसके और हौसले बढ़ गए, एक बार कुछ नहीं हुआ फिर हौसले बढ़ गए। पहली बार में ही हौसले को कामयाब ना होने दें। जो बंदा तुम्हें, तुम वो तुम्हारे पीछे भागता था, काम ऐसा करो कि तुम उसके पीछे भागो। ये श्याम बाबा बोलते हैं। टिकट तो काटने के लिए बैठेंगे बाबा, कोई दिक्कत ही नहीं। जब बाबा हैं धरती पे तो तुम्हें दिक्कत क्या है यार इस चीज़ की। ये कोई ड्रामा थोड़ी है जो बता रहा हूँ मैं आपको, टीवी थोड़ी है ये। आप तुम इसको ड्रामा समझो, फिल्म समझो, कुछ भी समझो इसको, चाहे चुटकुला समझो। जिस भाई को पता है वो सारे जुड़ रहे हैं इस पे मैसेज भी देंगे। तो दुबई कहाँ से गलत हो जाएगा ना। ये ऐसी कोई फिल्म बनती है जो लोग बता रहा हूँ आपको। तो ये यहाँ बसी हुई है। फिल्म बनाऊंगा इसकी, मैं बोलूँगा श्याम बाबा को एक आधा दे दे बाबा, मैं भी लगा दूंगा जी। बोलूँगा तो जरूर एक बार जी, हो सकता लगा दूंगी। मैं कहा बाबा यार कुछ तो कर दे, जिंदगी में आगे बढ़ा दे थोड़ा सा और। तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप इंजॉय करो, लाइफ करो। गुड नाइट है, ठीक है। कभी कभी नहीं होते। आज तो बाबा का जन्मदिन है, तो आज हम जन्मदिन मना रहे हैं अभी बाबा का, बहुत तगड़ा। श्याम बाबा की जय हो, बजरंग बली महाराज की जय हो। और श्याम बाबा के साथ में बजरंग बली का भी भाई साहब नाम लिया करो। श्याम बाबा के साथ में अगर तुम भोग लगा रहे हो, बजरंग बली का भी लगा दो। मैं बता रहा हूँ, इसका कारण है बहुत बड़ा, क्योंकि हमेशा साथ रहते हैं श्री कृष्ण भगवान के, हमेशा कहीं भी हो। वो अगर दुखे रह गए ना तो फिर दुख हो जाता है, परेशानी है, मैं जानता हूँ इस बात को। दोनों देव के साथ रहते हैं, प्लीज़ इस बात को मानिए और श्याम बाबा का जगराता करिए। अपने अपने धर्मों में खाइए पिए मौज लीजिए, सब उन्हीं को मानो। बोलो जय जगन्नाथ बाबा की, ठीक है। एंजॉय योर सेल्फ ज़िंदगी में।